हेलो, नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केंद्रीय बैंक व उसके कार्यों पर। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, केंद्रीय बैंक क्या है या केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? देखो बच्चों, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। जो केंद्रीय बैंक है सबसे बड़ा बैंक है, सबसे पूरे देश में जो बैंक है उसमें सर्वोच्च बैंक है, जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। यानी कि सबसे बड़ा बैंक है और जो सभी बैंकों को या सभी बैंकिंग जो भी प्रणाली है, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली है, उस सबको नियंत्रित करता है। इस बैंक का कार्य अल्प विकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक विकास के कार्य को भी संभव बनाना होता है। यह बैंक देश में सभी प्रकार के नोट छापता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे सभी प्रकार के जो नोट छापने का जो एकमात्र अधिकार है वो केंद्रीय बैंक के पास है। सरकार के बैंक का कार्य भी करता है, यानी कि ये बैंक सरकार का भी बैंक है। यह बैंक देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित भी करता है। जो भी मुद्रा की पूर्ति है उसको नियंत्रित करता है। भारत में रिजर्व बैंक, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड। देखो बच्चों, जो भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में इसका नाम है रिजर्व बैंक और इंग्लैंड में नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। यानी कि जो हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक है उसका नाम है आरबीआई और इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। और अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम, अमेरिका के का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये सब केंद्रीय बैंक हैं। अलग अलग देश में अलग अलग नाम होता है केंद्रीय बैंक का और एक ही बैंक होता है केंद्रीय बैंक। यद्यपि संसार का सबसे पहला जो केंद्रीय बैंक है 1668 ईस्वी में स्वीडन में स्थापित हुआ था। देखो बच्चों, सबसे पहला बैंक स्वीडन में, लेकिन वास्तव में जो केंद्रीय बैंक का जो आरंभ हुआ था वो इंग्लैंड से हुआ था और वो 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद हुआ था। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो हमेशा जो कंपटीशन टेस्ट हैं उनमें आता रहता है, और वो क्या नाम है कि जो केंद्रीय बैंक की जो जननी, जो केंद्रीय बैंक हैं उनकी जननी का क्या नाम है? तो वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन टेस्ट में हमने देखा है, एच टेट में भी आ जाता है, सी टेट में भी आ जाता है और भाई नेट के पेपर में भी आ जाता है, और आपका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें भी आने की पूरी संभावना है कि जो जननी, जो सेंट्रल बैंक हैं उनकी जननी कौन है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उनकी जननी। जो जननी जो है, हाँ, इनकी मदर ऑफ सेंट्रल बैंक। हु इज़ द मदर ऑफ सेंट्रल बैंक? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने बोलना है बैंक ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि वास्तव में जो केंद्रीय बैंक का आरंभ है सन 1694 में यहाँ से होता है। तो बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है आपको कि भी केंद्रीय बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है। ये सर्वोच्च बैंक है, देश का सबसे बड़ा बैंक है और ये प्रत्येक देश में होता है, लेकिन उसके नाम अलग अलग होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर अलग अलग देश के अलग अलग बैंकों के जो केंद्रीय बैंक है उनके नाम गिनाए हैं। तो अब बच्चों हम करेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये जो केंद्रीय बैंक है ये क्या क्या कार्य करता है? तो देखो बच्चों, एक केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है बच्चों वो है नोट जारी करना। नोट जारी करना या इशूइंग ऑफ नोट्स। इशूइंग ऑफ नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है और बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिएगा, सबसे मेन जो कार्य नोट जारी करना है। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त है। केवल केंद्रीय बैंक ही नोट छापता है और कोई भी बैंक देश के अंदर नोट नहीं छापता है, क्योंकि एकमात्र जो अधिकार है वो केंद्रीय बैंक के पास है। ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में केंद्रीय बैंक छापता है, प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक छापता है।
और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधि ग्राह्य के रूप में घोषित होते हैं। देखो बच्चों, असीमित विधि ग्राह्य बहुत इंपॉर्टेंट बात है। असीमित मात्रा में, क्योंकि जो कागज के जो नोट होते हैं ना वो असीमित होते हैं, असीमित विधि ग्राह्य होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। इसका मतलब है कि कागज के नोट जो हम प्रयोग में लाते हैं तो असीमित विधि ग्राह्य यानी कि असीमित मात्रा में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो सिक्के होते हैं वो सीमित विधि ग्राह्य के रूप में प्रयोग में आते हैं। तो सिक्के जो है ना, भारत में जो सिक्के हैं वो भारत सरकार छापती मतलब ढालती है, सिक्कों को टकसाल में ढाला जाता है, जबकि नोट जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, वो इशू किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, असीमित विधि ग्राह्य होते हैं नोट, कागज के जो नोट हैं वो असीमित विधि ग्राह्य हैं, और जो सिक्के हैं वो सीमित मात्रा में, उनका प्रयोग हम सीमित मात्रा में कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर असीमित विधि ग्राह्य के रूप में घोषित होते हैं। डी कॉक के अनुसार लगभग हर जगह नोट जारी करने का विशेष अधिकार केंद्रीय बैंक के उद्गम और विकास के साथ जुड़ा हुआ था। वास्तव में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होने तक साधारणतः इन्हें निर्गमन बैंक यानी कि जो बैंक इशू करते हैं ना नोट को, यानी कि इशूइंग बैंक कहा जाता था पहले। तो क्लियर हो गया है कि असीमित विधि ग्राह्य के रूप में घोषित होते हैं सारे नोट, कितनी ही मात्रा में उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो काम है केंद्रीय बैंक का वो है सरकार का बैंक, यानी कि बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तो देखो बच्चों, केंद्रीय बैंक सभी देशों में सरकार के बैंकर, एजेंट और वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। सरकारी बैंकर के रूप में यह सरकारी विभागों के खाते रखता है, सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। यह सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। देखो बच्चों, जैसे हमारा SBI है, विजया बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये हमारे बैंक हैं, जिनके ग्राहकों के बैंक हैं। तो ये जो बैंक हैं हमारे लिए जो कार्य करते हैं, ग्राहकों के लिए जो कार्य करते हैं, वही केंद्रीय बैंक है जो सरकार के लिए कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है। कौन देता है? केंद्रीय बैंक। तथा केंद्रीय बैंक सरकारी कोष का भी स्थानांतरण करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर पैसे भेजने हैं तो केंद्रीय बैंक करता है। यह सरकार के लिए प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों आदि का क्रय विक्रय भी करता है। देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते यह सरकार के आर्थिक, वित्तीय और मौद्रिक विषयों पर समय समय पर सलाह भी देता है। तो ये दूसरा जो काम था, जो कार्य था केंद्रीय बैंक का, जो दूसरा कार्य था वो था सरकार का बैंक। अब है तीसरा कार्य, और वो क्या है? बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक। जितने भी बैंक हैं उन सब का बैंक है केंद्रीय बैंक। जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, उन सब का बैंक है। देखिएगा, केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंक का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नकद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, केंद्रीय बैंक जो है अन्य बैंकों के नकद कोष का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है, ताकि ग्राहकों की मांग होने पर उनके धन की अदायगी कर सके। व्यापारिक बैंक इस प्रकार के नकद कोष को दो प्रकार से रखते हैं। प्रथम अपने पास नकद कोष के रूप में, और दूसरे केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखते हैं। ये बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखे गए कोष को भी नकद कोष मानते हैं। देखो बच्चों, केंद्रीय बैंक जो है दूसरे बैंकों को जब उधार देता है तो उसका कुछ परसेंट अपने पास अपनी तिजोरी में रख लेता है। इसी प्रकार से जो व्यापारिक बैंक हैं वो कुछ हिस्सा SLR के रूप में अपने पास रखते हैं और कुछ केंद्रीय बैंक की तिजोरी में रख देते हैं। तो ये बैंकों का बैंक है, यानी कि जो व्यापारिक बैंक है उनका ये बैंक है। जैसे ग्राहकों का बैंक व्यापारिक बैंक होते हैं, इसी तरह से व्यापारिक बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक है। अब फोर्थ जो कार्य है, फंक्शन है बैंक केंद्रीय बैंक का, वो है बैंकों का निरीक्षण सुपरविजन ऑफ द बैंक्स। उनको इंस्पेक्शन करना है, उसका सुपरविजन करना है। किनका? बाकी बैंकों का, व्यापारिक बैंकों का। ये इसका कार्य है केंद्रीय बैंक का। बैंकों का बैंक होने के कारण केंद्रीय बैंक
व्यापारिक बैंकों का निरीक्षण भी करता है। इसके लिए उसे ये कार्य करने होते हैं। तो देखो बच्चों, व्यापारिक बैंकों को लाइसेंस जारी करना, पहला कार्य क्लियर हो गया। भाई उनको लाइसेंस देना है, कोई बैंक अपना ओपन करना चाह रहा है, कोई बैंकिंग कंपनी, तो उसको लाइसेंस देने का काम कौन करता है? केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में आरबीआई। देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों में व्यापारिक बैंकों की शाखाएं खुलवाकर उनका विस्तार करना, या तो देश के अलग अलग भागों में या फिर देश से बाहर, मतलब विदेशों में भी व्यापारिक बैंकों की शाखाएं खुलवाकर उनका विस्तार करना। तीसरा पॉइंट है व्यापारिक बैंकों का विलयन करना, यानी कि मर्ज करना। जैसे देखो बच्चों, 2017 में आपको पता है 2017 में क्या हुआ था कि स्टेट बैंक की जो शाखाएं थी, जो उसकी संबंधित शाखाएं थी, उनका विलय कर दिया गया था। अब 2019 में भी कुछ बैंकों का विलय हुआ है और वर्तमान में भी 10 बैंकों का विलय कर दिया गया है। आपको पता है कि बहुत सारे बैंकों का विलय कर दिया गया है, उसको बोलते मर्ज करना, यानी कि 2 या 3 बैंकों का एक बैंक बना देना, ताकि देश का अच्छे से विकास किया जा सके, यानी कि अच्छे से उसकी जो उधार देने की जो क्षमता है उन बैंकों की बढ़ाई जा सके। ओके। और फोर्थ है बैंकों का प्रीसमापन। देखो बेटे, प्रीसमापन क्या होता है कि बैंक को ख़त्म कर देना, यानी कि उसको समाप्त कर देना। या तो बैंक अपनी मर्जी से ही वो लोन जो उसने ले रखा, उधार ले रखी इधर उधर से, उसको देने में असमर्थ हो, या ग्राहकों की जो आवश्यकता है उसका पूरा करने में असमर्थ हो, अपनी मर्जी से भी अपना परिसमापन कर सकता है, लेकिन आरबीआई ही करेगा उसका परिसमापन। और या फिर जैसे हाई कोर्ट ने कह दिया या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बैंक सही कार्य नहीं कर रहा है और ये जो उधार ले रखा है इधर उधर से वो पूरा करने में समर्थ नहीं है, तो जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उस बैंक का परिसमापन जो किया जाना होता है वो भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। यानी कि कुछ रूल, कुछ नियम और कुछ अधिनियम होते हैं, अगर उन रूल एंड रेगुलेशंस का वो बैंक पालन नहीं करता है तो फिर क्या होता है कि उसका परिसमापन कर दिया जाता है, उसको फिनिश कर दिया जाता है, यानी कि उस बैंक को बंद कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं परिसमापन, यानी कि समाप्त करना। ठीक है बच्चों, तो ये 4 कार्य थे बैंकों का। जो मेन कौन करता है? ये केंद्रीय बैंक करता है, आरबीआई करता है भारत में। भारत में जो बैंक केंद्रीय बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विदेशों में अलग अलग नाम है, तो ये उसका कार्य होता है केंद्रीय बैंक का। नेक्स्ट कार्य है बच्चों अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक अन्य अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। अन्य बैंकों के लिए देखो बच्चों, जो केंद्रीय बैंक है उसमें केवल बैंक ही अपना अकाउंट खोल सकते हैं, आम जनता, आम पब्लिक अपना खाता नहीं खोल सकती है। तो जो अंतिम ऋणदाता है ना, वो केवल बैंकों के लिए है, अन्य बैंकों के लिए है। इसका अर्थ यह है कि जब किसी व्यापारिक बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता है तब वह केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करता है और केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण दे देता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये क्लियर हो गया, अंतिम ऋणदाता है किसके लिए है? अन्य बैंकों के लिए है। दूसरे व्यापारिक बैंक हैं जैसे भाई एसबीआई है, पीएनबी है, विजया बैंक है, आंध्रा बैंक है, और ये इतने सारे जो बैंक हैं, अगर इनको कहीं से भी उधार नहीं मिलती है तो वो आरबीआई से उधार लेते हैं और वो उसको उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उधार दे देता है। छठा जो कार्य है केंद्रीय बैंक का वो हम बताने जा रहे हैं, देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक। देखो, जो विदेशी मुद्राएं होती हैं वो केंद्रीय बैंक के पास जमा होती हैं। देखो विदेशी मुद्रा, अब आप सोच रहे हो कि ये विदेशी मुद्रा कोष क्या होता है। देखो बच्चों, हमारे देश में विदेशी विनिमय, हमने जब विदेशी विनिमय का चैप्टर कराया था या कराएंगे, उसमें क्या होता है कि अपने देश की करेंसी के अलावा जितने भी देशों की करेंसी हैं, बाहर देशों की, वो सब हमारे लिए विदेशी विनिमय होता है। और विदेशी जो मुद्रा होती है, विदेशी जो करेंसियाँ होती हैं, वो आरबीआई के पास जमा होती हैं, क्योंकि हमें जो आयात करने होते हैं तो जिस देश से हम आयात करेंगे उसी देश की करेंसी की जरूरत पड़ती है। तो देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ द नेशंस रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय कोष के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। देश की मुद्रा इकाई के बाहरी मूल्य को स्थिर रखना केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसको
इसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं के कोष संचित रखता है, यानी कि अपने पास इकट्ठे रखता है, संचित रखता है। इनके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास और विनिमय दर की स्थिरता के लिए भी विदेशी कोषों को उचित मात्रा में बनाए रखता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है केंद्रीय बैंक का। सातवां जो कार्य है वो इस प्रकार से है बच्चों, समाशोधन गृह का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। समाशोधन गृह का कार्य, इसको समझना भी उतना ही आवश्यक है जितना इसको देखना, ध्यान से समझेंगे। केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह का कार्य भी करता है। बेटे अलग से क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि समाशोधन गृह के कार्य से क्या अभिप्राय है। इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक दूसरे बैंक का हिसाब किताब भी रखता है। हर एक बैंक का केंद्रीय बैंक में खाता होता है, अतः इन बैंकों के पास एक दूसरे के चेक आते हैं, उनका भुगतान केंद्रीय बैंक द्वारा होता है, यानी कि उनका भुगतान केंद्रीय बैंक द्वारा होता है। देखो प्रत्येक जो भी बैंक है, व्यापारिक बैंक है, सबके खाते होते हैं केंद्रीय बैंक के पास, और एक बैंक का चेक दूसरे बैंक के पास आ जाता है और दूसरे बैंक का चेक पहले वाले बैंक के पास आ जाता है। तो उनका किस प्रकार से क्लियरिंग होगी उनकी, तो वो कौन करता है, वो केंद्रीय बैंक करता है। देखो बच्चों इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। इसको एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है, ध्यान से देखना। मान लीजिए ए बैंक के पास बी बैंक के नाम का लिखा 10,000 रुपये का चेक आता है, ए के पास आता है। जैसे ये ए बैंक है और इसके पास आ गया कितने रुपए का, 10,000 का, 10,000 का चेक ये आ गया ए बैंक के पास, ओके। और बी के पास ए के नाम का 15,000 रुपये का। अब यहाँ पर ये बी बैंक है और यहाँ पर इसके नाम का आ गया 15,000 रुपये का। ये देखो हमने देख लिया, बना दिया यहाँ पर, ये 15,000 रुपये का ये इसके पास आ गया, ओके। दोनों दावों के निपटारे या समाशोधन का सबसे सरल तरीका यह है कि ए बैंक बी बैंक को केंद्रीय बैंक का 5,000 रुपये का चेक दे दे, क्योंकि भाई अंतर कितना है देखिएगा, ए के पास 10,000 रुपये का आया है और बी को उसने कितने का देना है, 15,000 का देना है। तो देखिएगा यहाँ आसान सा इनका अंतर कितना है, 5,000 रुपये का है। अब देखो ए बैंक बी बैंक को केंद्रीय बैंक का 5,000 रुपये का चेक दे दे, इस हस्तांतरण के फलस्वरूप ए बैंक के खाते में से 5,000 रुपये कम कर दिए जाएंगे और बी बैंक के खाते में 5,000 रुपये जमा हो जाएंगे। तो बिल्कुल आसान सा काम है कि भाई जब तुम 10,000 उसको दोगे वो तुम्हें 5,000 देगा। तो सीधी सी बात है, ऊपर जो बैंक बैठा है हमारा वो देख रहा है कि इसने 10 देने हैं और इसने 15 देने हैं, तो क्यों नहीं ए से हम बी को 5,000 रुपये दे दें, 5,000 रुपये का चेक दे दें, तो उसमें जमा हो जाएंगे और उसके यहाँ से कम हो जाएंगे। तो ये क्लियरिंग का काम कौन करता है, ये आरबीआई करता है भारत में, यानी कि केंद्रीय बैंक। किसी भी देश में जैसे केंद्रीय बैंक करेगा, लेकिन भारत में जो केंद्रीय का बैंक का नाम है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इसको दोबारा से आप देख लेना, पढ़ लेना, इसको अच्छे से कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट जो कार्य है केंद्रीय बैंक का, तो देखो यहाँ पर ये समाशोधन गृह वाला जो है उसका नेक्स्ट कार्य बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूँगी। इस प्रकार नकद लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अतिरिक्त समाशोधन गृह का एक अन्य लाभ यह भी है कि इसके कारण व्यापारिक बैंक बहुत कम मात्रा में नकद कोष रख कर काफ़ी बड़ी मात्रा में साख का निर्माण कर सकते हैं। अब उसको 15,000 रुपये रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको 10,000 रखने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ी, क्योंकि समाशोधन गृह के कारण नकदी की मांग बहुत कम हो जाती है, ये भी बेनिफिट है इसका। नेक्स्ट जो कार्य है वो है साख मुद्रा का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। देखो बच्चों, वास्तव में केंद्रीय बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। तो साख मुद्रा का नियंत्रण भी करता है कौन, केंद्रीय बैंक। साख मुद्रा का आवश्यकता से अधिक प्रसार होने पर मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न होती है, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। भाई ज़्यादा पैसा अगर लोगों के पास आ गया तो महंगाई बढ़ेगी, यानी कि मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न होती है। और कम होने पर मुद्रा अस्फीति, यानी कि बहुत ही जो उत्पादक उनको कम रेट मिलेगा, यानी कि कीमतें कम हो जाएंगी, और कीमतें कम होने से भी अर्थव्यवस्था डाउन चली जाती है, तो वो भी एक दोष पैदा हो जाता है। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक साख मुद्रा को निश्चित सीमाओं के अंदर रखने का
प्रयास करता है, ना तो ज़्यादा महंगाई हो और ना ही ज़्यादा सस्ती चीज़ें हों। यानी कि बीच में बैलेंस बनाने का कार्य करता है कौन? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक द्वारा साख मुद्रा का उचित नियंत्रण करने से देश के सामान्य कीमत स्तर में स्थिरता लाई जा सकती है, यानी कि जो कीमत स्तर है वो स्थिर रहे, ज़्यादा महंगाई भी ना हो और ज़्यादा कम कीमतें भी डाउन भी ना जाएं कीमतें भी, तथा उत्पादन और रोजगार में वृद्धि की जा सके। तो ये 8वां कार्य था। और 9वां कार्य जो है वो आंकड़े इकट्ठे करना, कलेक्शन ऑफ डाटा। केंद्रीय बैंक आर्थिक सूचनाओं एवं आंकड़ों को इकट्ठा करता है। देखो ये भी कार्य करता है, आंकड़ों को, आर्थिक सूचनाओं को और आंकड़ों को इकट्ठा करना भी इसका कार्य है। और इन्हें समय समय पर प्रकाशित भी करता है। समय समय पर जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं वो केंद्रीय बैंक के होते हैं। केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग, मुद्रा, विदेशी विनिमय संबंधी जो भी आंकड़े प्रकाशित करता है उनसे देश की आर्थिक प्रगति की गति का बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। देश में आर्थिक योजनाओं को सफल बनाने के लिए ये सूचनाएं और आंकड़े और भी आवश्यक होते हैं। और इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन इन आंकड़ों की सहायता से बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है केंद्रीय बैंक का कि आंकड़े इकट्ठे करना, कलेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट कार्य है बच्चों और लास्ट अन्य कार्य, अदर फंक्शंस, यानी कि और भी बहुत सारे कार्य जो केंद्रीय बैंक करता है और वो इस प्रकार से हैं। देखो बच्चों, उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त केंद्रीय बैंक कुछ अन्य कार्य भी करता है जो इस प्रकार से हैं। पहला है कृषि वित्त, एग्रीकल्चर क्रेडिट। कई देशों के केंद्रीय बैंक जैसे भारत का रिजर्व बैंक कृषि के विकास के लिए साख सुविधाओं की व्यवस्था भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस, केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक या अन्य सम्मेलनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। देखो बच्चों, जब भी आईएमएफ होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें हमारे देश के जो आरबीआई का जो गवर्नर है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है, या आरबीआई के जो सदस्य हैं वो उसमें जाते हैं, भाग लेते हैं। तो ये भी उसका एक कार्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे आप देख रहे हैं कि अभी एक तीसरा कार्य भी है, मुद्रा तथा बिल बाजार। केंद्रीय बैंक मुद्रा तथा बिल बाजार संगठित करने का भी कार्य करता है। चौथा जो कार्य है, ये अन्य कार्यों में मैं बात कर रही हूँ, फटे पुराने नोट वापस लेना, रिटर्न ऑफ टोर्न नोट्स। केंद्रीय बैंक फटे पुराने नोटों को वापस लेकर उनके स्थान पर नए नोट दे देता है। संक्षेप में, केंद्रीय बैंक कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे नोट जारी करना, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, अंतिम ऋणदाता, साख का नियंत्रण इत्यादि। इसका किसी देश के आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने देखा, ये केंद्रीय बैंक के 10 महत्वपूर्ण कार्य थे। और 10 कार्यों में भी जो 10वां कार्य था अन्य कार्यों में, उसमें भी 4 कार्य हमने बताए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी समझ में अच्छे से ये क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि सभी बच्चों की ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।